हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ इकरा मेमन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल आईपीटी के बारे में, जो कि इन आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। मुझे लगता है मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए कि आपको आईआईपीटी यानी ट्रिपल आईपीटी में आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये एक न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट है आपके लिए और ये पहले नहीं था। इसके अलावा जो है ये थोड़ा अलग था और ये सब्जेक्ट जो है अभी न्यू न्यू आया है। तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है ये सब्जेक्ट जो है नया है। तो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो इंडिया के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो कैसे थे। हम हमेशा से वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ते आते हैं, प्लेटो पढ़ते हैं, अरिस्टोटले पढ़ते हैं, मैकियावेली पढ़ते हैं, रूसो पढ़ते हैं, लॉक पढ़ते हैं। इंडिया के ऊपर कभी हम ध्यान नहीं देते। इंडिया को हम हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं। उसकी एंशियंट हिस्ट्री क्या थी उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसके हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस को निगलेक्ट कर लेते हैं, और जो ओरिजिन ऑफ किंगशिप और स्टेट क्राफ्ट क्या है उसको भी निगलेक्ट कर देते हैं। एंशियंट इंडिया में जो स्टेट है उसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि आप अपना खुद के बारे में कुछ पढ़ने वाले हो। अब इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम एक चालू करने वाले हैं, वो ये है कि अगर हमें एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ना है तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। और ये ऐसे कि भीखू पारिक बताते हैं अपनी बुक में कि बहुत ही कम कोशिश की गई है। पॉवर्टी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी में वो बताते हैं कि बहुत ही कम कोशिश की गई है इंडियन के पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए, क्योंकि इंडिया के पॉलिटिकल थॉट को ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि एथनोसेंट्रिज्म है। एथनोसेंट्रिज्म क्या है मैं आपको समझाती हूँ। पहली बात तो ये है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो अपनी बुक में लिखते हैं, आर्टिकल में लिखते हैं, द पॉवर्टी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी 2010 में लिखते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा एथनोसेंट्रिक है, ठीक है, और उसका कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है आउटसाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड। और इसलिए वो बताते हैं कि क्या कहते हैं, जो इंडिया की जो थ्योरी है उसको कहीं ना कहीं जो है डिक्लाइन कर दिया गया है। इंडिया की थ्योरी को जो है इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इंडिया की खुद की भी एक थ्योरी है, लेकिन इंडिया की थ्योरी को कभी भी ध्यान से नहीं देखा जाता और उसको जो है कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट कर दिया जाता है। तो हम समझते हैं कि एथनोसेंट्रिक क्या है, और उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से इंडिया की थ्योरी को जो है वो बिल्कुल तरीके से सबॉर्डिनेट किया जा रहा है। तो एथनोसेंट्रिक दो वर्ड से मिलकर बना है, एथनिक और सेंट्रिक। मतलब कोई भी चीज़ को जो है उस पर्टिकुलर एथनिसिटी को सेंटर में रखते हुए। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इंडिया में अगर आप यहाँ रहते हैं इंडिया में, ठीक है, तो अगर आपको जो है आपने जो है बचपन से जो भी चीज़ें पढ़ी है समझी है वो आपकी एथनिसिटी है। आपकी जो आपकी पूरी चीज़ें आपने जो जो समझी है यहाँ पर देखी है वो सब आपको जो है आपकी एथनिसिटी है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आप दूसरी कंट्री में विजिट करते हो और वहाँ की आप हिस्ट्री स्टडी करते हो, तो वहाँ पर अगर आपको कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलता है तो आप क्या सोचोगे कि वो आर्कोलॉजिकल एविडेंस किस तरीके से बिलोंग करता है। आप उसको उसी तरीके से देखोगे जिस तरीके से आपके वहाँ जो है वो चीज़ कंसिडर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आप बाहर जाते हो, आपको वहाँ पर एक पॉट मिलता है, तो आप क्या सोचोगे कि भाई यहाँ पर इसमें पानी भरा जाता होगा, ठीक है। आप थोड़ा सोचोगे कि इसमें कुछ और किया जाता होगा, बेसिकली क्योंकि आपकी कंट्री में पॉट में जो है पानी भरा जाता है। ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल है। व्हाट आई मीन टू एम्फसाइज ओवर हियर इज कि आप जो है कभी भी अपनी कंट्री अपनी एथनिसिटी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को अगर रख के देखते हो तो वो होता है एथनोसेंट्रिज्म। मतलब आपको अपनी चीज़ जो है वो सुपीरियर दिखती है एज कम्पेयर टू अदर्स। एथनोसेंट्रिज्म जो है एक बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट अक्सर ये करते हैं कि वो अपनी चीज़ों को जो है सुप्रीम मानते हैं, आइडियल मानते हैं, उनके रिलीजन को आइडियल मानते हैं और क्रिश्चियनिटी को आइडियल मानते हैं। देन वो कंसिडर करते हैं बाकी सारी चीज़ों को जो है वो उसी तरीके से मेजर करते हैं, उसी पैरामीटर पे जो है वो देखते हैं। तो बेसिकली जो है ये बात सजेस्ट करती है कि भीखू पारेख बताते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो होती है वो एथनोसेंट्रिक भी है और उसकी कोई भी तरीके की एप्लीकेबिलिटी नहीं है आउटसाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड। मतलब बाहर जो है आप अगर वही चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, आप जो है आपने देखा होगा कि जो आइडियाज़ है वेस्टर्न वर्ल्ड के, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, इसको इस तरीके से जो है अडॉप्ट कर लिया गया है जैसे कि जो है ये बिल्कुल जो है सही हो और इसमें कोई भी तरीके की गलती ना हो। तो बेसिकली वो बताना चाहते हैं कि इस तरीके की बात नहीं है, बल्कि ये जो आइडियाज़ है ये बहुत ज़्यादा जो है इसको चैलेंज किया जा सकता है। बेसिकली वो बताता है कि कोई भी तरीके की जो वेस्टर्न नो कंटेम्प्रेरी नॉन वेस्टर्न सोसाइटी हैज़ प्रोड्यूस्ड मच ओरिजिनल पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम देखते हैं वो बताते हैं कि जो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्टर्न थ्योरी, वेस्टर्न सोसाइटी को छोड़ते हुए जितनी भी सोसाइटीज़ है उसमें किसी ने भी पॉलिटिकल थ्योरी को जो है प्रोड्यूस नहीं किया है। सब जो है उनके ही चीज़ों पर चले आ रहे हैं और जो उन्होंने अपने खुद के वर्क्स को स्टडी नहीं किया है। और उनके अकॉर्डिंग जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी होगी।
तो पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इंडियन राइटर और फिलोसोफर का काम है, चाहे वो इंडिया में रहे हो या नहीं रहे हो। आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन क्या होता है कि हो सकता है कि इंडिया में कुछ लोग जो है नहीं रहे हो, शिफ्ट हो गए हो, माइग्रेट हो गए हो, लेकिन फिर भी जो है क्या कहते हैं, अगर वो इंडियन राइटर और इंडियन फिलोसोफर्स हैं तो उनको जो है कंसिडर किया जाएगा। सेकेंडली जो है ये कंसर्न नहीं है कि थ्योरिस्ट कौन था, ठीक है, थ्योरिस्ट कौन था, जैसे कि आप देखेंगे इंडियन एशियन पॉलिटिकल थॉट में आपको ज़्यादातर जो थ्योरिस्ट रहेंगे आपको हिंदुइज्म से रिलेटेड दिखेंगे, जैसे कि आपको मनो दिखेंगे, आपको कौटिल्य दिखेंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि थ्योरिस्ट कौन है, आपको फोकस इस पे करना है कि थ्योरी क्या है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थ्योरी को हमेशा कल्चरली न्यूट्रल रहना चाहिए। मतलब ये नहीं हो सकता कि भाई वहाँ पर जो है बात की जाए कि हाँ भाई ये जो है क्या कहते हैं ब्राह्मण की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, या फिर जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर अनटचेबिलिटी और ऐसी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इक्वालिटी दिखनी चाहिए। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न लिबरल थॉट्स है वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में क्यों चल गए, क्योंकि वो जो है क्या फोकस करते थे, वो फोकस करते थे इक्वालिटी, सेक्युलरिटी और है ना बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते थे, डेमोक्रेसी वगैरह पे, जो कि कहीं ना कहीं हमें मिसिंग दिखता है इन द एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट। और साथ साथ ये भी बताते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में बीकू पारेख कि अगर हमें पॉलिटिकल लाइफ समझना है तो हमें तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी, एक तो कंसेप्चुअल, एक तो एक्सप्लेनेटरी और एक तो नॉर्मेटिव। तो हमें दो चीज़ें समझ में आती है, एक तो ये समझ में आती है कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी है और नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब इंडिया समझ लीजिए आप नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी में आ गई और वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी में कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, तो उसमें कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं मतलब ये होता है, आपको अभी आगे जाके समझोगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जैसे कि आज के टाइम में हम धर्म जो होता है, धर्म को हम रिलीजन ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जो धर्म होता था वो बहुत अलग अलग टर्म में जो है कॉनोटेट होता था। दूसरी चीज़ ये होती है कि आज के टाइम में हम न्याय को अलग तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, नीति को अलग तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, तो बेसिकली कंसेप्चुअल डिफरेंसेस भी आ जाएंगे। मतलब पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था कि जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है। बेसिकली कंसेप्चुअल डिफरेंसेस बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं। और ये भी बोलते हैं बीकू पारेख कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आप हर जगह को जो है यूनिवर्सली, मतलब हर जगह को जो है वेस्टर्न का चश्मा लगा के नहीं देख सकते। दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं कि पहले की पॉलिटिकल लाइफ को समझने चलते हैं और हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते ही नहीं है, तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए आपको ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप जो मनु की राइटिंग्स है, आप जो कौटिल्य की राइटिंग्स है, आप जो अशोका की राइटिंग्स है, आप जो एडिक्ट्स है उसको पढ़ें और समझें। और इसलिए हम जो है इस चैप्टर में कोशिश करेंगे कि हम समझें कि ओरिजिन क्या हुआ, किंगशिप का ओरिजिन क्या है, और साथ साथ जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है एंशिएंट इंडिया के वो कैसे हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ना है तो हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि एंशिएंट इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कब से शुरू हुए, हमें कोई क्लियर एविडेंस इसके बारे में नहीं मिलते हैं। लेकिन हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस कि 4000 बीसी, आप समझ सकते हैं 4000 बीसी कितना होता है। 4000 बीसी होता है मतलब आज से 6000 साल पहले। आज जो है हम रह रहे 21st सेंचुरी में, आज जो है आज से 6000 साल पहले की बात हो रही है। यहाँ पर 6000 साल पहले जो है एक ऐसा एज हुआ करता था जिसे जो है ऐसा माना जाता है इंडियन कल्चर में, जिसे संहिता एज कहा जाता था। संहिता एज मतलब एक ऐसी एज जहाँ पर सब लोग इक्वल रहते थे और सब लोग जो है बिल्कुल समान रहते थे और कोई भी तरीके की इनइक्वालिटीज नहीं थी। लोग जो है बिल्कुल जो है नेव थे, वो बिल्कुल क्या कहते अच्छे से रहा करते थे। तो एक ऐसा एज हुआ करता था जिसे संहिता एज कहा जाता है और इसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं इन द वेदास, इन द जो है हमें मिलते हैं मनु संहिता में भी इसके हमें जो है एविडेंसेस मिलते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि किस तरीके से चीजें होती है। तो आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा आई होपफुली कि जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदारो की आपको साइट्स डिस्कवर होती है, जिसे हम मानते हैं कि 3000 से 4000 बीसी के टाइम पे जो है इसका सेटलमेंट रहा होगा। और ये साइट जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिश होती है क्योंकि आप देख सकते हैं उस टाइम पे आपको जो है ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। उस टाइम पे आपको देखने को मिलता है किस तरीके से बहुत सारी साइट्स आपको मिलती है जो कि बिल्कुल परफेक्ट होती है, इन द सेंस कि हमें ये नहीं पता चलता कि वहाँ पर किंग था, वहाँ पर डेमोक्रेसी थी, वहाँ पर जो है क्या कहते हैं क्या लोग साथ में रहते थे विदाउट स्टेट। ये सारी चीजें हमें नहीं पता चलती है, लेकिन हमें ये जरूर पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मिटी थी। मतलब ये कि जो सिटी थी वो प्लान थी, ठीक है, एक सिटी बिल्कुल प्लान थी। हर घर के बाहर जो है बहुत प्रॉपर जो है ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। इसके अलावा जो है वॉशरूम हुआ करते थे और उसके अलावा जो है किचन हुआ करता था। बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। और इसके अलावा हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो ब्रिक्स होते हैं वहां पर उसका 4:3 का रेशियो हुआ करता था।
तो इतना ज़्यादा प्लान कैसे हो सकता है? तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो है किंगशिप हुआ करती थी, मतलब किंग जो है वो चीज़ें को प्लान करता था, तो ये ऐसा माना जा सकता है। और साथ ही साथ जो है उनका जो रिलेशन था उनकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ था। जैसे कि आपने सुना होगा मेसोपोटामिया के बारे में, वैसे ही जो है इजिप्ट, सुमेर और क्रीट, बहुत सारी सिविलाइजेशन थी वो उसी टाइम पे। मतलब ऐसा नहीं है कि जब हड़प्पा मोहनजोदारो का जो टाइम था, अर्ली वैदिक पीरियड से हम कहते हैं, तो बेसिकली उस टाइम पे जो है तब भी जो है उस टाइम पे दूसरी सिविलाइजेशंस हुआ करती थी, इजिप्ट में, सुमेर में और क्रीट में, और वहां से उनका जो है कांटेक्ट हुआ करता था। बेसिकली इसका जो है पूरी तरीके से एक्सटिंक्शन हो जाता है 2000 बीसी में, और इसका आज तक हमको पता नहीं चल पाया। ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, फ्लड आ जाता है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि पूरी सिविलाइजेशन, इतने लोग, और एक ऐसा तूफान की सारी जो लोग हैं वो धंस जाए, पूरी तरीके से मिट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर ऐसा माना जाता है कि वहाँ फ्लड आ गई हो, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर वो पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए। तो बेसिकली ये एक रीजन है एक्सटिंक्शन का। एटलीस्ट हम सोच सकते हैं कि वहां पर कुछ तो लोग रहना चाहिए था, जैसे कि एक, दो लोग, तीन लोग, लेकिन हमें वो भी नहीं मिलते हैं। हमें पता चलता है कि पूरी तरीके से जो सिविलाइजेशन है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ना केवल लोग बल्कि पूरी तरीके से जो सिविलाइजेशन है वो भी जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। लेकिन हम उसके आज तक जो है कॉजेज नहीं समझ पाए। सिमिलरली हिस्टोरियन और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में भी डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है समझना क्या है, हमें आर्यन सिविलाइजेशन नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसको हमें समझना है। और साथ साथ जो है बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि जो इंडो आर्यन इंस्टीट्यूशन जो थे वो प्राइमरीली कैसे थे, किंगशिप बेस्ड थे। मतलब उस टाइम पे डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट हुआ नहीं करता था, ये जो है किंगशिप बेस्ड थे। इसके रेफरेंसेस कहाँ मिलते हैं हमें? मनुस्मृति में, मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगी। उस टाइम पे जो किंग्स हुआ करते थे वो एक या एक से ज्यादा राष्ट्र पर रूल किया करते थे। बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए कि जो वैदिक राष्ट्र जो है वो पॉलिटिकल टर्म्स में नहीं डिफाइन करते थे। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि आज के टाइम में जो वेलफेयर स्टेट होते हैं उस तरीके से जो है उस टाइम के स्टेट्स नहीं होते थे, बल्कि उस टाइम पे जो स्टेट्स हुआ करते थे वो धर्म की तरफ हुआ करते थे, धर्म से बाइंडेड थे। और राजा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है, राज का मतलब होता है रूल करना, और राजा वो होता है जो कि रूल करता है, लोगों को जो है सेटिस्फाई करता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है राष्ट्र मतलब क्या कहना चाहते हैं, राष्ट्र जो है उस टाइम का स्टेट हुआ करता है, आज के जैसा स्टेट नहीं है। आज जो है पर्टिकुलरली इंडिया है, इंडिया का एक लीडर रहेगा, उस तरीके से नहीं हुआ करता है, क्योंकि पहले के टाइम पे जो है क्या कहते हैं कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं होती थी, लोग जो है कोशिश करते थे कि ज्यादातर एक्सपांशन हो सके। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उनका एक धर्म, जो मैंने आपको बताया कि वो धर्म से जो है कनेक्टेड थे। अब हम समझते हैं कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र को हम किसको कहते थे? राष्ट्र हम उसको कहते थे जिसमें बहुत सारी फैमिलीज है, क्लैंस है, ट्राइब्स है और विलेजेस है, वो पूरी तरीके से राष्ट्र होते हैं। और बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि वैदिक किंगशिप जो है, वैदिक किंगशिप को जो है उस टाइम पे जो है रिलेट किया गया था, ऐसा माना जाता था उस टाइम पे। और जो हमें टेक्स्ट से पता चलता है वो हमें पता चलता है, देखिए आपको एक चीज हमेशा से पता होगी कि एक जो है कोई भी रूलर आप देख लीजिए वो अपने नाम के आगे क्या लगाना चाहता है। आप जैसे कि देव नाम पिया देख लीजिए, जो कि अशोका द्वारा यूज किया गया था, वो अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम गॉड है, ठीक है। वो इसलिए बताना चाहते हैं ताकि हमारी जो है सुप्रीमेसी जो है लोगों के ऊपर बनी रहे, इसलिए उस टाइम पे जो है वरुण और इंद्र नाम से जो है क्या कहते हैं जो किंगशिप थे उनको जो है डेजिग्नेट किया जाता था। तो बेसिकली यहाँ पर जो है हम समझेंगे कि इस अगर हम समझते हैं कि इस तरीके से क्यों डेजिग्नेट किया जाता था, तो इससे हमें दो चीजें समझ में आएंगी। वो क्या, वो हम पढ़ते हैं। बेसिकली हमें दो चीजें समझ में आती है। एक तो हमें समझ में आती है कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में हमको कुछ तरीके के मेंशंस मिलते हैं, चार्ट्स मिलते हैं, हिम्स मिलते हैं कि जो राजा हुआ करता था वो राजा जो है हेरिडेटरी नहीं हुआ करता था, राजा जो है हेरिडेटरी नहीं हुआ करता था, वो इलेक्टिव होता था। कैसे? आपको एक रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर, ग्लैडली यू कम अमॉन्ग अस, रिमेन फर्मली विदाउट फॉल्टरिंग, ऑल द पीपल वांट यू, यू मे नॉट फॉल ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली वो बताते हैं कि आप जो है हम में से आए हैं और हम सब आपको पसंद करते हैं और आप जो है क्या कहते हैं हट नहीं सकते। तो बेसिकली व्हाट डज इट सिग्निफाइज इज, वो बताना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उस टाइम पे हुआ करती थी, ये ऐसा बताना चाहते हैं। बेसिकली उतना ज्यादा लिबरल डेमोक्रेसी तो नहीं थी जिस टाइम जैसी आज है, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि जो लोग ही है जो राजा को इलेक्ट करते थे इन द टाइम्स ऑफ वैदिक पीरियड। अब यहाँ पर बात करते हैं वैदिक लिटरेचर जो है किंगडम्स के बारे में बात करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि वो बताते हैं कि इंद्र
इंद्र की तरह जो है क्या कहते हैं, इंद्र से कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि आपको जो है उतना ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि किंग की फॉर्मनेस को, अब एक चीज़ तो आपको हमेशा पता चली होगी कि जो टेक्स्ट होते हैं उसमें हाइपरबोली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो किंग को कैसे बताया जाता है कि आपको अर्थ जैसा जो है क्या कहते हैं स्ट्रांग रहना है, यूनिवर्स जैसा स्ट्रांग रहना है, पहाड़ जैसा स्ट्रांग रहना है। और किंग जो है क्या कहते हैं, किंग को इतना फर्म रहना है कि वो अपने स्टेट को जो है कॉन्कर करके रखे। तो बेसिकली हाइपरबोली का तो यूज किया ही गया है। उसके अलावा जो है ये भी बताया जाता है कि जो किंग है, किंग का ऑफ कोर्स सी बात है डिवाइन ओरिजिन बताया जा रहा है। मतलब किंग जो है वो आया है, कैसे आया है, डिवाइन ओरिजिन से आया है। मतलब ये कि किंग को जो है गॉड ने हमारे लिए भेजा है, ऐसा माना जाता था। और ये जो है ऐसा चला आता था, इसलिए जो है कहते हैं किंग को चैलेंज नहीं किया गया बहुत रिसेंट टाइम्स तक के। और उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स आ गए और ब्रिटिशर्स को फिर हमने भगा दिया। इसका मतलब ये होता है कि किंग को जो है हमेशा से किंग जो है हम अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए ये बताने की कोशिश करता है कि उसे गॉड ने चूज किया है और वो जो भी करेगा वो जो है वो सही होगा। जैसे कि लुई 16 बोलते हैं कि आई एम दी, क्या बोलते हैं वो, आई एम द स्टेट एंड वॉट एवर आई से इज द लॉ। वो अपने आप को इतना मतलब महान बता दिया जाता है। किंग्स जो होते हैं, राजा जो होते हैं, वो अपने आप को इतना महान बता देते हैं कि हम जो है क्या कहते हैं बहुत महान है और हम जो कहेंगे वही लॉ होगा। तो एक चीज आपको मैं बता दूं जिससे पहले हम आगे बढ़े कि आज अगर जैसे कि आप अक्सर क्या करोगे, आप अपने दिमाग में जो है आज की चीजों को लेकर आप भी जो है एथ्रोसेंट्रिक हो जाओगे। बेसिकली आप जो यहाँ पर बिलोंग करते हो, आप राष्ट्र को समझोगे नेशन स्टेट, आप समझोगे राज्य को जो है स्टेट। तो बेसिकली ये सारे कंसेप्शन आपको अपने दिमाग से निकालने होंगे। यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है कि आपको जो है समझने के लिए अगर आप आज का राष्ट्र को कंपेयर करते हो उस टाइम के राष्ट्र से, तो ये जो है क्या कहते हैं जस्टिफाइड नहीं होगा, ये फेयर नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम का जो राष्ट्र है वो आज के मॉडर्न स्टेट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो बेसिकली वहां पर जो है क्या कहते हैं वैदिक राष्ट्र जो है वो बहुत ज्यादा नॉर्मेटिव है। बेसिकली वो ये बताते हैं कि इसकी पॉलिटिकल और लीगलिटी के बारे में जो है किस तरीके से चीजें आती है हमारे सामने। बेसिकली हमें टेक्स्ट मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण के द्वारा। हमें जो है बहुत सारे टेक्स्ट मिलते हैं, उसमें हम जो है बहुत सारे टेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। हमें एक टेक्स्ट मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण के द्वारा। उसके अंदर वो बताता है कि क्षत्र रूल और द प्लेस ऑफ रिजाइम वेयर इज इन तैत्तिरीय संहिता इट इज आइडेंटिफाइड एज पीपल। तो ये बताना चाहते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण द्वारा लिखा गया एक टेक्स्ट है, उसमें वो बताते हैं कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र को वो बताते हैं कि जहां पर क्षत्रिय का रूल हो रहा है वो जो है राष्ट्र है। आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंट है। आज के टाइम में हम सोचते हैं नेशन स्टेट, लेकिन राष्ट्र उस टाइम पे क्या है बताना चाहते हैं ऐतरेय ब्राह्मण क्या बताना चाहते हैं, राष्ट्र जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्षत्रिय का रूल हो रहा है। ठीक है, और तैत्तिरीय संहिता क्या बताते हैं, तैत्तिरीय संहिता क्या बताते हैं कि राष्ट्र मतलब लोग होते हैं। तो आप सोचोगे कि लोगों के बारे में आप क्या बोलोगे, आज के टाइम में सिटीजन है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे राष्ट्र किसको रेफर किया जा रहा है, लोगों को। तो दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमें उसी टाइम पे जो है ब्राह्मण्स की जो राइटिंग है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन आज के टाइम में जो है राष्ट्र का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, तो आप आज के राष्ट्र को उस राष्ट्र से जो है कंपेयर मत करना। सेकेंडली वो बताते हैं कौटिल्य द्वारा जो है, कौटिल्य ने जो है राष्ट्र में, किंग में, फोर्ट में और किंगडम में बहुत अच्छे से जो है डिफरेंशिएट किया। उन्होंने अपनी थ्योरी लिखी थी राजमंडल राष्ट्र की, और उन्होंने वहां पर जो है इन चारों के बीच में जो है डिफरेंस बताया। आप सोच सकते हैं राष्ट्र, किंग और फोर्ट और किंगडम, तो वो अलग अलग कॉन्सेप्ट देते हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग चीजों को अलग अलग बताया है। वैसे ही शुक्र जो है, शुक्र बताते हैं राष्ट्र को। सप्तांग थ्योरी जो देते हैं वो उसके अंदर बताते हैं कि 7 एलिमेंट्स में जो है राष्ट्र जो है वो क्या है, राष्ट्र मतलब होता है लोग। तो राष्ट्र को क्या बताना चाहते हैं, वो लोग बताना चाहते हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि एंशिएंट इंडिया में भी थ्योरेटिकल कोई थ्योरेटिकल कंसेप्शन नहीं था जिससे स्टेट को डिफाइन किया जा सके। अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं आपको स्टेट की। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है, ब्रिटिशर्स जब आते हैं इंडिया में तो वो इंडियन स्टेट क्राफ्ट को कैसे बताते हैं, वो बताते हैं ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। वो ऐसा क्यों बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं ताकि वो जो है ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया पे रूल कर सके। और इंडिया में उन्होंने क्या क्या बनाया, उन्होंने ओरिएंटल डिस्पोटिज्म बना दिया। तो बेसिकली वो बताना चाहते थे कि जो इंडिया है वो कोई इतना ज्यादा जो है अच्छा रूल नहीं हो रहा था उसके ऊपर। और जो इंडिया है वो बेसिकली क्या है, इंडिया जो है वो जो है एक ऐसा विजन बताते हैं कि इंडिया के अंदर कोई भी तरीके का जो पास्ट था वो एक पूरी तरीके से ओरिएंटल डिस्पोटिज्म से भरा हुआ था। और एशियन कंट्रीज के पास कोई ना लॉ थे ना प्रॉपर्टी थी, इसलिए उनके पास कोई राइट्स भी नहीं थे, वो ऐसा बताना चाहते हैं।
बेसिकली ओरिएंटल डिस्पोटिज्म से ऐसा बताना चाहते हैं कि जहाँ पर लोगों के पास कोई हक नहीं है, कोई विल नहीं है, कोई राजी नहीं है, क्योंकि वो ऐसा बताना चाहते हैं कि उस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी और कोई लॉ नहीं एग्जिस्ट करते थे। और जो क्या कहते हैं डिस्पॉट है, डिस्पॉट यानी हम किसको रेफर कर रहे हैं, जो हमारे ओरिएंटल डिस्पॉट है यानी जो किंग है, उसके अलावा जो भी मतलब जो भी लॉस वो बनाएंगे उसके अलावा कोई लॉस नहीं है। और ये भी बताते हैं हेगल ये बताते हैं कि एंशिएंट इंडिया में कोई स्टेट एग्जिस्ट करता ही नहीं था और हिंदू पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस प्रेजेंट अस विद द पीपल बट नो स्टेट। मतलब बताते हैं कि जो हिंदू जितने भी लोग थे उनके बारे में हमें वो बताते हैं कि पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस प्रेजेंट थी लेकिन जो है स्टेट नहीं हुआ करता था। और इसलिए जो है कॉलोनियल ने जो है कॉलोनियल जो वर्ल्ड है उसने इंडिया और एशियन कंट्रीज के बारे में इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है रख ली। और साथ साथ ही मिसअंडरस्टैंडिंग रखने से उनको क्या फायदा हुआ कि वो बताना चाहते थे कि यूरोप जो है वो नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्टेट के बारे में माहिर है। बट हमने अभी तक ऊपर जो डिस्कशन किया इसमें हमें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इंडिया में जो है पहले भी जो है पॉलिटिक्स और स्टेट की समझ हुआ करती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे रह रहे थे और क्या कहते हैं अचानक से ब्रिटिशर्स ने आके बोला कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं था। मतलब लोगों को पहले से जो है पता था कि स्टेट कैसा हुआ करता है, पॉलिटिक्स कैसा हुआ करता है, इस तरीके की नॉलेज हुआ करती थी। अब हम जो है पॉलिटिकल सिस्टम के जो अशोका के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम था जिसको बहुत ज्यादा आइडियल माना जाता है, तो उसको जो है क्या कहते हैं हम कंसिडर कर सकते हैं किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, जो कि हमें चाणक्य या कौटिल्य हमें जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं जो है उसके बारे में अभी तक के कंफर्मेशन नहीं मिलता है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि चाणक्य या कौटिल्य में से एक जन जो है वो दोनों में से जो है वो लिखते हैं, जो कि उनके कोटियर रहते हैं, वो पूरी तरीके से इतना अच्छे से जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते हैं, इतने अच्छे से डिफाइन करते हैं कि आपको जो है वो पढ़कर बहुत इंटरेस्ट लगेगा कि भाई ये क्या है। और ये आपको इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आज के टाइम पे भी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि बेस्ट जो है अगर आप डिफाइन कर सकते हो कि बेस्ट जो है, क्योंकि आप बेस्ट जान नहीं सकते क्योंकि आपको सब आपने पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम का एग्जाम्पल देने का बोले एंशिएंट इंडिया में, आप जो है अशोका का एग्जाम्पल दे सकते हो। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अभी ये समझ रहे हो कि जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है वो किंग की वो अनलिमिटेड है। अगर आपने यूपीटी का चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या रेफर कर रही हूँ। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप जो लोग है, जो सभा, जो समाज है, उसकी कितनी ऑब्लिगेशन है, मतलब उसको कितना ऑब्लाइज होना पड़ेगा टू द किंग। तो ये बताना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है वो अनलिमिटेड नहीं हुआ करती थी। बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जो किंग हुआ करता था वो सॉवरेन नहीं हुआ करता था। मतलब वो किंग जो है वो खुद सारे फैसले नहीं लिया करता था, बल्कि जो है एंशिएंट वैदिक किंग के पास दो तरीके की कमिटीज होती थी, एक सभा और एक समिति। समिति क्या होती थी? समिति होती थी नेचुरल जनरल असेंबली होती है वो। और ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक समिति होती थी ये सॉवरेन असेंबली हुआ करती थी। मतलब ये होती है कि ये जो है क्या कहते हैं, जैसे कि आज के टाइम में आप लोकसभा ले लीजिए, राज्यसभा ले लीजिए, तो ऐसा माना जाता है कि ये एक सॉवरेन असेंबली है। और साथ साथ जो है सभा जो है प्रोमिनेंट पावरफुल मैन की हुआ करती थी। जो लोग जो है पावरफुल है उनकी जो है सभा हुआ करती थी। तो लुडविग बताते हैं कि सभा जो है हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और रिच लोगों के लिए हो, क्योंकि जो है ब्राह्मण जो है बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो है कंट्रोल करते थे सोसाइटी में, और जो रिच पीपल है वो भी। तो बेसिकली ब्राह्मण और रिच पीपल दोनों के लिए जो है हो सकता है सभा हुआ करती है, और जो समिति है वो कॉमन लोगों के लिए हुआ करती है। ऐसा किसका मानना है? लुडविग का मानना है। और हो सकता है कि सभा जो है वो एक मीटिंग प्लेस भी हो अकॉर्डिंग टू जिमर। तो देखिए हो सकता है कि जो इंडिया की जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको जो है बहुत सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो है वो सोचते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं और रिसर्च करते हैं। वो समझते हैं कि किस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी हो सकती है। तो जिम्मर जो है बताते हैं कि इस तरीके की हो सकती है पॉलिटिकल थ्योरी की एक जो सभा है वो एक ऐसा एरिया हो जहाँ पर जो है लोग मिलते हो, बात करते हो। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर जो है दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, तो उसके कंपोजिशन भी डिफरेंट है। अब आज के टाइम में मैंने आपको बताया लोकसभा, राज्यसभा, उस तरीके से। और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद के अंदर हमें पता चलता है कि सभा समिति जो है वो दो बेटियां है ऑफ दी प्रजापति है। प्रजापति यहाँ पर कौन है? प्रजा मतलब क्या? प्रजा मतलब रूल, सॉरी, प्रजा मतलब जो होती है सब्जेक्ट, ठीक है, सोसाइटी। प्रजा वो हो गई,
उसके अलावा पति, पति जो है संस्कृत वर्ड है पति जो है वो रेफर किया जाता है जैसे कि उसको हम बोलते हैं गॉड, उसका ट्रांसलेशन जो है लिटरल ट्रांसलेशन वो होगा गॉड। तो मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिन थ्योरी थी ऑफ द किंगशिप वो कैसी होती है, डिवाइन ओरिजिन की, लोगों ने नहीं बल्कि जो है गॉड ने उसको चूज किया है फॉर द पर्पस ऑफ रूल। तो पति का मतलब होता है गॉड। तो आज के टाइम में जैसे कि लोग रेफर करते हैं पति परमेश्वर बोलते हैं, तो उस तरीके से जो है पति का मतलब होता है गॉड। तो बेसिकली यहाँ पर जो है हमें पता चलता है प्रजापति का मतलब हो रहा है किंग। तो किंग की 2 बेटियां हैं सभा और समिति। तो 2 बेटियां हैं इसका मतलब ये है कि दोनों बेटियों की बात सुन के ही जो है क्या कहते हैं प्रजापति जो है फैसला लेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये डिफाइन किया जा रहा है अथर्ववेद के अंदर। और सभा समिति के अलावा एक तरीके का विधाता हुआ करता था। विधाता एक तरीके की मतलब इंस्टीट्यूशन था जो कि है ना रिलीजियस मैटर के लिए था, नॉन रिलीजियस मैटर के लिए था, और वार इश्यूज जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो उसके लिए असेंबली हुआ करती थी, उसे हम विधाता कहते हैं। ठीक है। और विधाता मतलब होता है, विधाता का मतलब होता है ऑर्डर या फिर ऑर्डर इशूइंग बॉडी। जैसे कि आप सोच सकते हैं आज के टाइम पे जो लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, तो वो और कभी-कभी ऐसे भी होता है कि कुछ स्पेशल बॉडीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, कभी-कभी रेगुलेटरी बॉडीज, कोई-कोई जो है स्पेशल कमीशन बिठाया जाता है। तो विधाता जो है वो रेगुलर काइंड ऑफ असेंबलीज नहीं थी जैसे कि सभा या समिति, बट वो कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाई जाती थी। तो आपको होप क्लियर हो चुका हो, विधाता, सभा और समिति तीनों टाइप की जो है असेंबलीज जो होती है ये तीनों के तीनों क्लियर हो चुकी है। अब हम समझते हैं कि किंगशिप का ओरिजिन कैसे हुआ। तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि 3000 बीसी से लेके 2000 बीसी तक के वो मानते हैं कि एक संहिता एज था जिसमें आपको हड़प्पा और मोहनजोदारो देखने को मिलता है। और ये संहिता एज के बाद जो है इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 1000 बीसी से 7th सेंचुरी बीसी तक के, मतलब 1000 से 700 साल, मतलब आप समझ रहे हो ना किस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको जो टाइम फ्रेम है। आज से तकरीबन 3000 साल पहले, और 300 साल का एक पीरियड बताया जा रहा है यहाँ पर 1000 बीसी से 7th सेंचुरी बीसी तक के। तो ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें 3 ब्राह्मण आते हैं, 3 नहीं मतलब ब्राह्मण का ही एज होता है, लेकिन यहाँ पर 3 ग्रेट ब्राह्मण आते हैं। ग्रेट ब्राह्मण से हमारा मतलब ये है कि इनके जो अकाउंट्स हमें मिलते हैं ये बताते हैं कि किस तरीके के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे। ठीक है। और वो 3 ब्राह्मण का क्या नाम है, एक है सतपह, ठीक है, एक का नाम है ऐतरिया और एक का नाम है तैतरिया। तो बेसिकली 3 हमें ब्राह्मण देखने को मिलते हैं, इनके नाम आप याद रख सकते हो क्योंकि हम इन तीनों के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है। और जो एंशिएंट टेक्स्ट जिसे हम बोलते हैं रामायण और महाभारत, तो वो भी जो है समझ सकते हैं हम। मतलब अगर देखिए, अगर आप ब्रॉडली जो है डिस्टिंग्विश करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट को, तो आपको 2 स्ट्रीम्स देखने को मिलेगी। एक तो आपको मिलेगी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 स्ट्रीम्स देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया में जो 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स जो है आपको देखने को मिलता है कि बुद्धिस्ट का टाइम पीरियड चालू हो जाता है। तो जो 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे जो बुद्धिस्ट का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है, उससे पहले की जो टाइम पीरियड है वो मोस्टली जो है ब्राह्मण्स और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और मनुस्मृति उस टाइम पे जो है कंपोज हो रही है। और उसके बाद जो है मोस्टली जो टेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि एक तो ये चीज़ देखने को मिलती है हमें कि जो हिंदू पॉलिटिकल थॉट होते हैं वो बेसिकली डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप पे बिलीव करते हैं। मतलब अभी आप आगे समझोगे तो आपको समझ में आएगा। और जो मतलब वो मानते हैं कि जो गॉड है, इट इज गॉड ने जो है चूज किया है दी किंग। किंग को किसने चूज किया है, गॉड ने चूज किया है। तो इट इज कॉल्ड द डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंग। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स मैकियावेली बात करते हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हॉब्स करते हैं, लॉक करते हैं, रूजो करते हैं, वो आपको देखने को मिलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। तो भी हम समझेंगे किस तरीके से दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, और हम दोनों को स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या पढ़ना चाहते हैं, अभी के लिए हम पढ़ना चाहते हैं कि जो रामायण और महाभारत है उसे हम कंसिडर करेंगे, मनुस्मृति को कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। और इस टाइम पे मैंने अभी आपको समझाया कि जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ये 4th 5th सेंचुरी बीसी से चालू हो चुकी थी। ठीक है। और
और पहले तो क्या होता है कि जो मोनार्कियल पावर थी, मोनार्कियल पावर को डिवाइन बता दिया जा रहा था और उसके ऊपर बिलीव करा जा रहा था और सभा समिति हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा टाइम पीरियड आया जब सभा समिति डिक्लाइन हो गई और जो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो चालू हो गई। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है बाय द पीपल। और इस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल सेंटर है वो पंजाब रीजन और गंगेटिक प्लेन्स में शिफ्ट हो जाता है। और आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना ही होगा। आर्यन सिविलाइजेशन का हमें मेंशन मिलता है ऋग्वेद में, जो कि माना जाता है कि 1500 BC के टाइम पे कंस्ट्रक्ट की गई थी। और सभा समिति के बदले क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है कि जो सभा और समिति के बदले किसको अपॉइंट किया जा रहा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जा रहा था। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो रहा था। आप जो है चाणक्य का टाइम देख लो, चाणक्य कौटिल्य, आप जो है मौर्यन डायनेस्टी देख लो। आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो सेंट्रलाइजेशन है वो सिस्टम जो है बढ़ रहा था एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड बेसिकली एक और चीज़ हो रही थी कि सभा समिति के बदले जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ रहे थे, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि बहुत टाइम बाद तक इसे हम अमात्य कहते हैं। अमात्य के बाद हमको देखने को मिलता है कि अमात्य का डिक्लाइन हुआ और फिर किस तरीके से कोर्टियर्स बनने लग गए, वो सब हम समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस तरीके का वहाँ का सिस्टम हो रहा था। अभी हम देखते हैं विलेज लेवल पे क्या होता था। विलेज लेवल ग्रामनी, विलेज हेड अपॉइंट किया जाता था और वो जो है किंग द्वारा अपॉइंट किया जाता था विलेज लेवल पे। जैसे कि आज के टाइम पे भी आप देखते हो कि पंचायत होती है, पंचायत में एक जो है गाँव का सदस्य इलेक्ट होता है, वो डिसीजन लेता है। तो बेसिकली जो है उस टाइम पे भी जो है ग्रामणी जो है एक विलेज का हेड अपॉइंट किया जाता था। तो ऐतरेय ब्राह्मण हमें बताता है कि 3 टाइप की पॉलिटीज़ उस टाइम पे आप बहुत सारे टाइप की पॉलिटीज़ को देखने को मिलती है। पॉलिटी से आपको क्या समझ में आता है? पॉलिटिक्स मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था उस टाइम पे। तो वो बताता है कि साम्राज्य देखने को मिलता है ईस्टर्न साइड पे। ईस्टर्न साइड पे साम्राज्य देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स नहीं थे। इसमें एक ही स्टेट जो है वो क्या था, सुपरमेसी दिखाता था, ठीक है। और इसमें बहुत सारी मोनार्कीज भी हो सकती है या फिर फेडरल इम्पीरियलिज्म हो सकता है। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि बहुत साम्राज्य, साम्राज्य मतलब क्या होता है, बहुत सारे राज्यों का मिला हुआ, ठीक है, एक एम्पायर। तो बेसिकली ये जो एम्पायर्स हुआ करते थे इसमें एक का कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का जो है डोमिनेंस हुआ करता था। हो सकता है कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग राजा हो, लेकिन ये सब जो है इनका एक ही का डोमिनेंस हुआ करता था। और इसके अलावा हम समझ सकते हैं कि ये जो है इसे हम फेडरल इम्पीरियलिज्म भी कह सकते हैं। फेडरल इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरल इम्पीरियलिज्म मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप, जैसे कि आप यूएस का एग्जांपल ले लीजिए। अल्दो वो फेडरल इम्पीरियल नहीं है, लेकिन वो एक फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पे कंसिडर किया जाता है। हर स्टेट का अपना अपना रूलर होना चाहिए और हर स्टेट जो है अपने रूलर होने के बावजूद जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं फेडरल इम्पीरियलिज्म। ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है कुरुस और पांचालास इन द मिडल कंट्री। तो ईस्टर्न साइड पे वो बताता है कि साम्राज्य है, मिडल कंट्री में बताता है कुरु और पांचाला है। और ये बेसिकली जो है किंगशिप बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। मतलब यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि एक किंग आपको मिलेगा। और उसके बाद उत्तरा कुरु और उत्तरा मद्रास इन द नॉर्थ बियॉन्ड द हिमालयास, वैराजा विच मीन्स सॉवरेनिटी और किंगलेसनेस। तो वो बताता है कि जो उत्तर और उत्तर कुरु उत्तर मद्रास में जो है वैराज्य है। वैराज्य आप जब भी आपको रेफर किया जाए मतलब समझ जाइएगा एनार्की, एनार्किज्म मतलब क्या होता है, विदाउट रूल। मतलब वहाँ पर कोई भी राजा नहीं है, वहाँ पर कोई सॉवरेनिटी नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ फोर्थ नंबर पर बताता है निच्छास इन द वेस्ट। तो निच्छास इन द वेस्ट जो है उनकी स्वराज्य काइंड ऑफ पॉलिटी थी। अब स्वराज काइंड ऑफ पॉलिटी क्या होती है वो भी हम समझेंगे। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। स्व और राज्य दो वर्ड से मिलकर बना है। स्व मतलब होता है सेल्फ, राज्य मतलब होता है रूल। तो नित्यास का जो है सेल्फ रूल हुआ करता था। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो है एक तरीके से डेमोक्रेटिकली एक लीडर को इलेक्ट किया होगा जिसमें जो है वो रूल करते होंगे। सतवंश इन द साउथ हैज भुजिया टाइप ऑफ पॉलिटी। भुजिया टाइप ऑफ पॉलिटी मतलब क्या होती है, विच मीन्स नॉन हेरिडेटरी लीडरशिप। इट कैन ऑल्सो मीन्स पैरामाउंट रूल। तो देखिए भुजिया टाइप ऑफ पॉलिटी मतलब बताना चाहते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि मोनार्कियल रूल अक्सर जो है वो हेरिडेटरी होता है। तो भुजिया टाइप ऑफ पॉलिटी नॉन हेरिडेटरी है। मतलब नॉन हेरिडेटरी मतलब जो एक रूलर रहेगा, रूलर का जो बेटा है वो ऑटोमेटिकली रूलर नहीं बन जाएगा।
इसे हम कह सकते हैं भुजिया टाइप ऑफ पॉलिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है डेमोक्रेटिक है। इसका मतलब हो सकता है पैरामाउंट रूल। पैरामाउंट रूल मतलब ये कि जो भी किंग कहेगा वो सुप्रीम रहेगा। और इसके बाद हम समझते हैं कि वेरियस थ्योरीज ऑफ किंगशिप एंड ओरिजिन ऑफ स्टेट क्राफ्ट के बारे में। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो एंशियंट इंडिया में जो स्टेट हुआ करता था वो वैसा नहीं था जैसे आज के टाइम पे हमारा स्टेट है, और वैसा भी नहीं था जैसे मेडिवल इंडिया में हमारा स्टेट है। तो हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है, कि दोनों तीनों टाइप के जो स्टेट है उसमें क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि 15-16 सेंचुरी के बाद इंग्लिश इंडिविजुअलिस्ट है, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम जो कि स्पेशली जो है फोकस करते हैं, जैसे कि जॉन लॉकी के नाम ले लीजिए आप, जिन्हें हम कहते हैं फाउंडर ऑफ लिबरलिज्म, या फिर आप ले लीजिए जेएस मिल का नाम। तो ये सब जो लोग हैं ये सब क्या चाहते हैं, ये सब चाहते थे कि जो एक तरीके का स्टेट फॉर्म हो जो कि भले ही नेसेसरी इविल हो, स्टेट को एज अ नेसेसरी इविल बताते थे, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। मतलब उनका काम ये था कि स्टेट का जो है काम क्या रहना चाहिए, उनका क्या कहना था कि स्टेट का काम रहना चाहिए था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और लेकिन पहले के टाइम में जो एंशियंट इंडिया के अंदर धर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ऑफ द स्टेट। धर्म के बिना जो है स्टेट नहीं चला करता था। धर्म के बिना कैसे स्टेट नहीं चलेगा? पहली बात तो ये है कि पहले ऐसा समझा जाता था कि जो स्टेट है, स्टेट का एक काम है कि वो धर्म को प्रोपोगेट करे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ ये है कि उस टाइम पे जो है स्टेट आपको देखने को मिलेगा मोस्टली इंडिया में, जो एंशियंट इंडिया में आपको जो स्टेट का फॉर्म देखने को मिलेगा वो मिलेगा मोनार्कियल फॉर्म ऑफ स्टेट। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाए कि एंशियंट स्टेट ऑफ इंडिया और प्रेजेंट स्टेट में क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे कर सकते हैं। पहले तो आप ये भी बता सकते हैं कि जो मॉडर्न लिबरल थिंकर्स जो इमर्ज हुए पर्टिकुलरली 16-17 सेंचुरी में, वो स्टेट को नेसेसरी इविल मानते थे। और जो एंशियंट स्टेट में जो स्टेट को इविल नहीं माना जाता था, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा पायस माना जाता था, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट दी जाती थी। मैंने आपको पहले बताया है कि जो है डिवाइन ओरिजिन से उनको माना जाता था, इसलिए वो माना जाता था कि वो नेसेसरी बेनिफैक्टर है, मतलब ये कि आपको जो है स्टेट रहने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और साथ साथ जो है उस टाइम पे भी ऐसा हुआ करता था कि भले ही जो है भले ही उस टाइम पे मोनार्की हुआ करती थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता था कि जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है उसको मिसयूज़ किया जाए। सेकेंडली एक और चीज़ ये है कि एंशियंट इंडिया में एक स्टेट जो है स्टेट एग्जिस्ट करता था, धर्म मतलब स्टेट एग्जिस्ट करता था ताकि जो लोगों का धर्म है, धर्म को जो है सपोर्ट किया जाए। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ मॉरलिटी के लिए क्या स्टेट बनाया गया था? नहीं, बल्कि स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मॉरलिटी नहीं बल्कि लोगों का मटेरियल वेलबींग का भी ध्यान रखा करता था। इसलिए स्टेट को जो है क्या कहा गया है? धर्मपति कहा गया है इन द सतपथा ब्राह्मण। सतपथा ब्राह्मण मैंने आपको ऊपर ही बताया, 3 ब्राह्मण के नाम आपको मैंने बताए जिनकी वर्क हम पढ़ने वाले हैं। तो धर्मपति मैंने आपको पहले बताया कि पति से जो मतलब होता है संस्कृत में वो होता है गॉड या लॉर्ड। तो पति जो होता है, पति और धर्म, धर्म मतलब होता है धर्म का जो कॉन्टेक्स्ट है। उस टाइम पे आप रिलीजन तो नहीं ट्रांसलेट कर सकते धर्म को, क्योंकि उस टाइम पे धर्म का एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव था। तो धर्म अगर आप रिलीजन भी मान लेते हैं या मॉरल वैल्यूज़ को मान लेते हैं, तो बेसिकली धर्मपति का मतलब ये होता है कि जो धर्म को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो उसको इसलिए जो है धर्मपति भी उसे कहा गया है। और साथ साथ जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉरल वेलबींग के साथ साथ मटेरियल वेलबींग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टेट को इंश्योर करना। मतलब आप समझ सकते हैं प्रेजेंट डे में अगर आप देखते हैं कि जो अर्ली लिबरल्स थे वो बोलते थे कि स्टेट का जो काम होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होना चाहिए टू द सोशल पॉलिटिकल पार्ट, उसे जो है इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इंडिया में जो स्टेट हुआ करता था वो इकोनॉमी में भी इंटरफेयर करता था। कैसे इंटरफेयर करता था वो भी हम समझेंगे। तो एंशियंट इंडिया के जितने भी संस्कृत लिटरेचर्स हमको मिलते हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे कि मोक्ष पे, अर्थ पे और काम पे, ठीक है। इस सब के अलग अलग डिफरेंसेस हैं, मीनिंग है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो बेसिकली मोक्ष जो होता है, मोक्ष जो है वो सोचते हैं कि प्राप्त करने के लिए थ्रू द धर्म, धर्म के थ्रू जो है वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। अर्थ और काम, अर्थ यानी जितने भी आपके प्लेजर्स होते हैं, जो आपकी
लग्जरीज होती है, आपके हाउस, आपका वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी, आपका वर्क, ये सब आपका हो गया अर्थ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे आपको जो, तो ये सारी चीज़ों पे कौन फोकस करता था? स्टेट फोकस करता था। अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है स्टेट, मेडिवल टाइम्स में बोलो या फिर जो है एंशियंट टाइम्स में बोलो, आज के टाइम में हम इसे स्टेट कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे स्टेट से मतलब होता था किंग। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि लुईस 16 बोलते हैं कि वॉट एवर आई एम द स्टेट एंड वॉट एवर आई से इज द लॉ। तो बेसिकली उस टाइम पे भी ऐसा ही था इन एंशियंट इंडिया की, जो किंग रहता था वो बहुत पावरफुल रहता था और वो बताता था कि मैं जो कहूँगा वही होगा। तो बेसिकली जो है स्टेट में, स्टेट की जगह पे आप किंग यूज़ कर सकते हो, किंग की जगह पे आप स्टेट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो किंग है वो पर्सोनिफाइड फॉर्म है ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली चाहे ओरिजिन ऑफ द स्टेट कैसा भी हो, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्टेट के अंदर आपको दो अलग अलग थ्योरीज मिलती है। ओरिजिन ऑफ द स्टेट में दो अलग अलग थ्योरीज जो आपको मिलती है वो कौन सी मिलती है? एक तो आपको मिलती है मनु की थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि डिवाइन ओरिजिन मतलब क्या होता है। डिवाइन ओरिजिन मतलब होता है कि द किंग इज चूजन बाय द गॉड। और कौटिल्य की थ्योरी होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी क्या होती है? डेमोक्रेटिक थ्योरी, मतलब लोगों ने लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट किया है पर्टिकुलर लीडर को कि वो उन पे रूल करें। तो ये चाहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी हो चाहे डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी हो, दोनों भी ओरिजिन ऑफ थ्योरी के अंदर हमें स्टेट जो है, स्टेट का ओरिजिन हमें किंगशिप से ही मिलेगा। मतलब चाहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट से भी क्यों ना आए, वो किंग ही आएगा, और मनु की थ्योरी से क्यों ना आए, वो किंग ही आएगा। तो बेसिकली पहले के टाइम में कोई इस तरीके का कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स नहीं हुआ करता था कि जो है कोई मिनिस्टर्स हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स है और ऐसा कुछ नहीं। उसमें जो है किंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। तो किंगशिप कैसे ओरिजिन हुई, मतलब जिसको हम स्टेट कह सकते हैं, किंगशिप कह सकते हैं, वो किस तरीके से ओरिजिन हुई, इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस का, डिफरेंट पॉलिटिशियंस का डिफरेंट डिफरेंट जो है व्यूज़ हैं। तो पहला व्यू हमें मिलता है वर्मा का व्यू। वर्मा कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ किंगशिप तब हुई जब एक वैदिक पीरियड हुआ। वैदिक पीरियड मतलब जब ऐसा पीरियड जब सारी फैमिली, ट्राइब, क्लैन, ये सब जो है एक साथ एक राष्ट्र में आए। तो बेसिकली जब एक सब लोग सब साथ में, देखिए आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि पहले के टाइम में जो लोग हैं वो नोमैडिक हर्डर्स हुआ करते थे, ट्राइब्स हुआ करते थे, यहाँ वहाँ मूव करते थे। तो बेसिकली ये समझ में आ सकता है हमें कि जो प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का, फैमिलीज का, ट्राइब्स का, क्लैंस का, एंड विलेजेस का राष्ट्र या फिर स्टेट में जब होने लगा होगा, तब ज़रूरत पड़ी होगी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करे। ठीक है, उसी के साथ नरेंद्र नाथ लॉ जो है, यहाँ पर जो लॉ लिखा है आप उसको जो है वो मत समझने बैठ जाना, कानून मत समझने लग जाना। जो लॉ है, लॉ मतलब यहाँ पर नरेंद्र नाथ लॉ एक राइटर है, वो बताते हैं अपनी बुक एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटी में कि किंगशिप क्या हुआ। किंगशिप के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि किंगशिप जो है वो बताते हैं कि कुछ मैजिशियंस थे, ठीक है, कुछ जादूगर थे जिन्होंने अपने आप को किंग में बदल दिया। हॉपकिंस अपनी बुक में बताते हैं सोशल एंड मिलिट्री पोजीशन ऑफ अ रूलिंग कास्ट इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, वो क्या बताते हैं कि किंग्स जो है वो एरिस्टोक्रेट से रिलेटेड थे, मतलब जो प्रिविलेज क्लास थी, हीरोज से रिलेटेड थे, कमांडर्स से रिलेटेड थे। ठीक है, और ये सब चीज़ों से रिलेटेड थे। लेकिन जब किंग्स जब आ गए तो ये लोग जब सब किंग बन गए तो फिर जो है किंग का जो ऑफिस था वो स्टेट बन गया। ठीक है, लेकिन हमें वैदिक लिटरेचर से और मनुस्मृति से जो है कुछ अलग ही देखने को मिलता है कि किंग का ओरिजिन क्यों हुआ, स्टेट का ओरिजिन क्यों हुआ। तो इसके अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम आपने सुना होगा, उसको कहते हैं हम मत्स्य न्याय। अब मत्स्य न्याय क्या है वो भी हम समझते हैं। देखिए मत्स्य न्याय मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देती हूँ। बेसिकली एक पानी का एक समझ लीजिए तालाब है, एक या फिर जो है ओशन है, या फिर ले लीजिए एक रिवर है, वहाँ पर मछलियाँ हैं। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ मछलियों के लिए नहीं है वैसे तो, लेकिन एग्जाम्पल मछलियों का लिया जाता है। और बाहर भी जो है क्या कहते हैं आपको जानवर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मछलियाँ जो करती है वो क्या करती है? मछलियाँ ये करती है कि जो बहुत सारी जो बड़ी मछलियाँ होती है वो क्या करती है, छोटी मछलियों को खा जाती है। उनका जो है खाना वही होता है। आप ओशन में जाके थोड़ी ना कोई मछली को खाना देकर आते हो। जो ओशन में ये क्या न्याय चलता है, यही जस्टिस होता है उनका कि जो बड़ी मछली है वो क्या करेगी, छोटी मछलियों को खा जाएगी। तो इसे हम कहते हैं मत्स्य न्याय। मतलब जो माइट होता है, जिसके पास पावर होती है, वो छोटे लोगों को जो है खा जाता है, यानी माइट इज
राइट, जिसके पास पावर है वो सही है। तो ये इसे हम कहते हैं मत्स्य न्याय। तो बेसिकली आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आज के टाइम में अगर स्टेट को हटा दिया जाए, ठीक है, स्टेट को उठा के रख दिया जाए, तो क्या आज की सिचुएशन भी मत्स्य न्याय में नहीं बदल जाएगी? जो पावरफुल रहेगा वो अटैक करेगा, ठीक है, और हो सकता है लूट मचे रहे, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्योस हो जाए, और कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा यू नो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप इमेजिन करिए। तो बेसिकली ये बात है कि इसलिए हमें जो है रेफरेंसेस मिलते हैं वैदिक लिटरेचर में। रामायण में हमें कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं, वो हम समझते हैं क्या होता है। तो रामायण में हमें ये देखने को मिलता है कि रामायण के अंदर एक एक्सट्रैक्ट है, वो बताता है कि अगर किंगडम, ठीक है, अगर एक किंगडम है वो सॉवरेन नहीं है, मतलब या तो उसमें राजा नहीं है, जो भी है, अगर इस तरीके का है तो वो क्या है, वो एक रिवर है, मतलब एक रिवर है जिसमें पानी नहीं है, एक जो मतलब फॉरेस्ट है जिसमें वेजिटेशन नहीं है, एक काऊ है विदाउट अ काऊ हर्ड। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक फॉरेस्ट में वेजिटेशन ना हो, एक रिवर में पानी ना हो, और एक काऊ जो है मतलब बिना भेड़ चारे के, तो किस तरीके से जो है ये चीज़ें चलने वाली है। तो बेसिकली किंग जो है वो इसलिए रखा गया है ताकि लोगों को सच्चाई के पाथ पे लीड करे। तो किंग का काम क्या होता है? टू लीड द, और टू लीड द पीपल टू द पाथ ऑफ राइटियसनेस एंड गाइड देम इन इंटीग्रिटी। और वो जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं उनके पेरेंट्स होता है, ठीक है, और उनका बेनिफैक्टर है, इसलिए उन्हें रक्षक भी कहा जाता है, उसे जो है क्या कहते हैं, प्रोवाइडर भी कहा जाता है, बहुत सारे टर्म से जो है किंग्स को डेजिग्नेट किया जाता है। और बेसिकली किंग्स को जो किंग का काम क्या बताया गया है कि किंग को जो है किंग का काम होता है सच्चाई, और जो मतलब सच और झूठ के बीच में अलग करना, और अपने किंगडम की जो है सुरक्षा करना। ये सब जो काम है किसका है? किंग का काम है। तो वैसे ही इम्पोर्टेंस हमें महाभारत में देखने को मिलती है। महाभारत में बताया जाता है अराजका, अराजका स्टेट्स, अराजका मतलब जहाँ पर एनार्की हो, एनार्की मतलब यहाँ पर जहाँ पर किंगलेसनेस हो, मतलब जहाँ पर कोई राज ना हो, कोई राजा ना हो, तो वो कहलाता है अराजका। तो बेसिकली ऐसी जगह पर रहना जो है क्या कहते हैं, इसी जगह रहने लायक नहीं होती, ये बताना चाहता है महाभारत के अंदर एक टेक्स्ट हमको देखने को मिलता है। और अगर स्टेट खत्म हो गया तो स्टेट जो है खत्म हो जाता है, तो उसके 4 ऑब्जेक्ट जो है हमारी लाइफ में फुलफिल हो जाना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मटेरियल भी और मॉरल भी, ठीक है। तो बेसिकली पुरानिक स्टेट जो है धर्म को अपने बेसिस बनाता है। धर्म का यहाँ पर मतलब होता है सच, और धर्म को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, ये काम होता है किसका? स्टेट का। और साथ साथ जो है पुरानिक स्टेट जो है वो 3 तरीके को और बनाता है, वर्ता, धर्म और दंड। वर्त, धर्म और दंड जो है 3 तरीके की चीजें होती है। और ये क्या होता है? इसको कहते हैं हम एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग और ट्रेड, ठीक है। तो जो पुरानिक जो स्टेट है वो 3 तरीके की चीजें बता रहा है, तो वर्ता, धर्म और दंड, 3 तरीके की चीजें। ये क्या होना चाहिए? स्टेट का बेसिस होना चाहिए। वर्ता से बताना चाहता है वो, वर्ता से बताना चाहता है कि जो एग्रीकल्चर है, कैटल रियरिंग है और ट्रेड है, मतलब आप समझ सकते हैं ये सब चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज। धर्म जो है वो क्या है? ट्रुथ है, ट्रुथ यानी जिसको ट्रुथ जिससे पूरा वर्ल्ड जो है बना हुआ है। और दंड जो है, दंड के अंदर पनिशमेंट नहीं होती है, मैं आपको समझा दूं। आप सोच रहे होंगे जैसे दंड आया वैसे मतलब आप सोच रहे होंगे पनिशमेंट, ये पनिशमेंट नहीं होती। दंड जो है पहले के टाइम पे गवर्नमेंट भी उसमें आ जाता है, सॉवरेनिटी भी उसमें आ जाता है, ओबीडियंस भी उसमें आ जाता है। और एक ऐसा मनुस्मृति के अंदर तो ये लिखा जाता है कि एक परफेक्ट सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है दंड। तो बेसिकली दंड जो है उसका कोई एक तरीके का मापदंड नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो। देयर इज नो पर्टिकुलर पैरामीटर ऑफ दंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। तो वो दंड जो है वो सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, और साथ साथ जो है उसके अंदर गवर्नमेंट भी आ जा रही है, सॉवरेनिटी भी आ जा रही है, सब कुछ आ जा रहा है। तो देखिए मैंने आपको अभी समझाया था ऊपर की डिवाइन ओरिजिन ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट भी हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में हमें देखने को मिलता है सप्तांग थ्योरी। देखिए सप्तांग थ्योरी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। 3 तरीके की थ्योरी ऑफ स्टेट जो है आप ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होती है हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एक होती है हमारी ऑर्गेनिक थ्योरी, जहाँ पर जो है समझा जाता है कि स्टेट एक ऑर्गेनिज्म है, और स्टेट एक ऑर्गेनिज्म समझा जाता है, और उसके जितने भी पार्ट्स है उसको जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से डिनोट किया जाता है। ये हो जाती है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट। एक हो जाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट।
और एक हो जाती है हमारी डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो बेसिकली हमें डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में भी हम डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम समझते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली मनुस्मृति में जो है बताया जाता है सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी जो बताई जाती है मतलब लिम्स जो है, लिम्स क्या है, बहुत बहुत अलग अलग चीज बताई जाती है उसमें। लिम्स रहती है, हाथ रहते हैं, मुंह रहता है, हेड रहता है, ऐसी बहुत सारी चीजें। और उसी के अकॉर्डिंग जो है लॉर्ड मतलब जो बेसिकली मिनिस्टर, कैपिटल, राष्ट्र, कोश, इसको ट्रेजर को कोश कहा जाता है, आर्मी, एलआई, मित्र, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है। तो मेंस्टिंग स्वराष्ट्र, तो कुछ जो है अच्छे दोस्त वाले जो आपके नेशन हो गए तो वो क्या हो गए, आपके मित्र हो गए, आपके कुछ दुश्मन भी होंगे, है ना। तो बेसिकली ये सारी चीजें हो जाती है। तो स्टेट के अंदर मनुस्मृति क्या मतलब मनुस्मृति के अंदर क्या बताया जाता है कि स्टेट का काम क्या है। स्टेट का काम ये होता है कि जितने भी वर्णास है वो ये करे, वर्णास अपनी ड्यूटीज फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और ड्यूटीज फॉलो करने का इसका मतलब क्या है कि शूद्र का काम क्या है, शूद्र का काम बहुत ज्यादा मीनियल है, उसे बहुत खराब काम करवाया जा रहा है। बाकी सारी जितने भी कास्ट है उन सबको सर्व करवाया जा रहा है। और उनको जो है क्या कहते हैं, जितना भी सारा काम है वो सब कौन करेगा, शूद्र करेगा। तो मनुस्मृति में यही लिखा है कि जो स्टेट का काम है वो क्या है कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं या नहीं ये देखना। और मतलब यहाँ पर एक यहाँ पर आप क्रिटिकल अगर आपको अप्रोच करने के लिए कहा जाए तो आप इसमें बता सकते हैं कि मनुस्मृति में जो है कितना ज्यादा जो है इनइक्वालिटी की बात की जा रही है। आज की सोसाइटी में कहीं नहीं आपको ऐसा मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई भी कंट्री में कि आपको जो है ये पर्टिकुलर पर्सन जो है यही काम करेगा। लेकिन मनुस्मृति में आपको देखने को मिलता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है यही काम करेगा। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि इन एग्लिटेरियन स्टेट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है मेंटेनेंस ऑफ पीस मतलब शांति बनाए रखना, उसके बाद जो है कोई भी तरीके का एक्सटर्नल अटैक ना हो उससे ध्यान रखना, और लॉस बनाना ताकि प्राइसेस कंट्रोल में रहे, डिस्प्यूट सेटल करना, एजुकेशन देना, टैक्स लगाना, क्रिमिनल को सजा देना, ये सारे काम भी जो है मनुस्मृति बताते हैं कि किसके काम है, स्टेट के काम है। तो बेसिकली बहुत सारे काम स्टेट का बताता है। और स्टेट का बेसिकली काम ये है कि जो लोगों का जो है, लोगों की मतलब संपत्ति यानी लोगों का जो वेल्थ है उसकी प्रोटेक्शन करना, और उसकी जो है मॉरल ड्यूटीज की प्रोटेक्शन करना। उसी तरीके से ऑर्गेनिक थ्योरी में एक और नाम हमको देखने को मिलता है वो की है शुक्र नीति। तो शुक्र नीति भी जो है स्टेट को 7 तरीके से बांटता है कि स्टेट का जो है मतलब जो स्टेट मतलब पूरी तरीके से एक साम्राज्य है, किंगडम है, और उसमें 7 पार्ट है। उसमें सॉवरेन जो है वो हेड है, सॉवरेन मतलब जिसे आप किंग कह सकते हैं। तो वो किंग जो है वो हेड है, मिनिस्टर जो है आंखें है, फ्रेंड जो है वो ईयर है। ईयर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ईयर को आप सही तरीके से समझ लेना, ईयर यानी कान। ट्रेजर जो है वो माउथ है, जो कोश है, कोश जिसे उन्हें कहते हैं, जितना भी आपके पास धन दौलत है वो आपका जो है माउथ है। आर्मी जो है वो माइंड है, और फोर्ट जो है, फोर्ट यानी किला यानी दुर्ग, तो दुर्ग जो है वो क्या है, हाथ है, आर्म्स है, और स्टेट क्या है, वो लेग्स है। तो बेसिकली ये 7 अलग अलग टाइप से जो है शुक्र नीति में भी बांटा गया है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट। और ये भी बताता है, शुक्र बताता है कि क्या क्या काम होते हैं स्टेट के। बेसिकली पर्सन की जो है प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना, पर्सन की प्रोटेक्शन करना, और जस्टिस दिलवाना, रिलीजन को फैलाना, चैरिटी करना, और रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये सारा काम होता है। और अब हम पढ़ेंगे कौटिल्य का क्या व्यू थे अर्थशास्त्र में। और साथ साथ कौटिल्य भी यही बताता है, सप्तांग थ्योरी जो चली आ रही थी उसको ही जो है क्या कहते हैं बढ़ावा दिया जाता है। उसमें बताया जाता है कि स्टेट कैसा होना चाहिए। स्टेट में जो स्वामी है, स्वामी यहाँ पर किसको रेफर किया जा रहा है, किंग को। तो किंग और टाइगर्स दोनों को जो है सेम पाथ में रखा जा रहा है, मतलब टाइगर्स की तरह होना चाहिए किंग्स। किंग टाइगर की तरह मतलब ब्रेवरी होना चाहिए, उसमें डिसीजन क्विकनेस से लिया है, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, और अच्छा इंटेलेक्चुअल माइंड होना चाहिए। तो टाइगर्स को जो है एज अ स्वामी यानी किंग रेफर किया जा रहा है। और जो है अमत्य, अमत्य यानी मिनिस्टर्स को कहा जाता है जो कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। जनपद, जनपद यानी जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन जरूरी है, आपके अगर पॉपुलेशन ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉपुलेशन जो लोग रह रहे हैं जिस जगह पे उसे जनपद कहा जा रहा है। दुर्ग यानी जो है फोर्ट्रेस को कहा जा रहा है, जिसे हम किला भी कहते हैं। किला इसलिए है ताकि उस टाइम पे प्रोटेक्शन करने के लिए,
और मिलिट्री मतलब कम्युनिकेशन वगैरह करने के लिए। कोष जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेजरी जिसमें जो है आपके पास धन दौलत रहेगी, हीरे और सोना चांदी सब कुछ रहेगा। और दंड दंड हमको जो है क्या रहेगा, दंड यानी सोल्जर्स जो है वो इतने स्किल्ड होना चाहिए ताकि जो है दंड दिया जा सके, फोर्स का यूज किया जा सके। मित्र जो है वो रेफर किया जाता है फ्रेंडली स्टेट्स को। आज भी आप देखेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ स्टेट्स जो है आपके फ्रेंडली होंगे, कुछ स्टेट्स से आपकी दुश्मनी होगी। तो ये चलता आ रहा है कि कुछ जो स्टेट्स होते हैं वो मित्र होते हैं, उनसे दोस्ती बनाए रखना है। तो बेसिकली इस तरीके से ये भी सप्तांग थ्योरी जो है देते हैं और बताते हैं कि हर एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपकी बॉडी में हर एक चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में एक भी चीज प्रॉपरली काम नहीं करती है तो पूरी तरीके से बॉडी जो है इफेक्ट होती है। उसी तरीके से जो है ये भी बताते हैं कि 7 जो चीजें हैं ये कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो अभी तक के हमने समझा था कि महाभारत में, रामायण में, मनुस्मृति में क्या-क्या ओरिजिन ऑफ स्टेट की थ्योरी दी गई है। ओरिजिन ऑफ स्टेट इज सिनोनिमस एज द ओरिजिन ऑफ किंग। तो बेसिकली क्या थ्योरीज दी गई वो हमने समझा। लेकिन कौटिल्य जो है वो क्या बताता है कि ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या है। तो बेसिकली जो कौटिल्य का जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है, जिसका जो रीजन है वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मनु, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रामायण एंड महाभारत। क्योंकि वो सारे जो टेक्स्ट थे वो रेफर कर रहे थे कि जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है ये डिवाइन ओरिजिन है, और जो कौटिल्य ये थोड़ी सी रियलिस्टिक थ्योरी देते हैं, इसलिए हम इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी एज्यूम कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो है कुछ हिस्टोरियंस का आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो कौटिल्य की जो थ्योरी है इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, एंड कुछ मानते हैं दैट it is the divine origin of theory of state। तो बेसिकली डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट हुआ करती है। तो कौटिल्य जो है वो बताते हैं कि मैंने आपको ऊपर समझाया था मत्स्य न्याय क्या होता है, कि एक जो ताकतवर फिश है वो छोटी सी फिश को खा जाएगी। तो बेसिकली वो बताते हैं कि जब लोग जो है डर गए थे, जब लोगों के पास जो है कोई राजा नहीं हुआ करता था, तो तब लोग जो है क्या करते थे, लोग जो है डर के कारण कि है ना मत्स्य न्याय ना होने लग जाए। मत्स्य न्याय मतलब क्या होता है कि जो एक बड़ी मछली है, द पावर इज राइट, माइट इज राइट। तो जब बड़ी मछली छोटी मछली को डोमिनेट करती है, जिसे हम मत्स्य न्याय कहते हैं, तो उसके डर से जो है लोगों ने क्या किया, ऐसा उनका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन जो कि हमें मिलता है उसमें हम बताते हैं कि किस तरीके से जो है लोग जो है लोगों ने मनु को जो है चूज किया एज देयर किंग। ठीक है। लेकिन मनु पहले मान नहीं रहे थे पहले, फिर लोगों ने कहा कि अगर आप हमारे किंग बनते हो तो हम आपको जो है एक पोर्शन देंगे हमारी वेल्थ का। तो फिर मनु मान गए, और मनु को जो है क्या डिसाइड किया गया कि मनु को जो है जितना भी 1/6 ऑफ द ग्रेन, उस टाइम पे तो कोई ऐसा पैसा वैसा हुआ नहीं करता था, तो जो ग्रेन है ग्रेन का एक से मतलब 1/6 ऑफ द ग्रेन, जितना ग्रेन प्रोड्यूस होगा उसका 1/6 पार्ट, और 1/10 द मर्चेंडाइज, और गोल्ड का भी जो है 1/10 वाला जो पार्ट उनको दिया जाएगा। और रिवेन्यू जो है जो मिलेगा किंग को, वो क्या करेगा, रिवेन्यू से किंग क्या करेगा, सिक्योरिटी मेंटेन करेगा ऑफ द वेलबींग ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में जो सप्तांग थ्योरी बताई है उसका थोड़ा बहुत रिलेवेंस आप आज देख सकते हैं, आज भी आपको देखने को मिलेगा। द रीजन इज दैट कि आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि आज भी जो है लोग जो है टैक्स देते हैं, जो कि है ना बनता है ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। स्टेट के पास पैसा कहाँ से आता है, जो लोग देते हैं वही होता है, तो वही उसकी ट्रेजरी है, वही उसका कोष है। और जो किंग होता है इंडियन कंटेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर आप देख सकते हैं, अगर वो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का हो तो बेसिकली वो जो किंग है वो किंग बन जाता है। मतलब मैं आपको एक जो है कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस बता रही हूँ, वही चीजों का जो पहले हुआ करती थी। तो किंग को जो है जैसे कि कौटिल्य मानते थे कि इट इज दी इट इज दी प्राइम हेड, तो वो किंग प्राइम मिनिस्टर हेड होता है हमारा गवर्नमेंट का। और उसके अलावा कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जो कि उसको एडवाइस करते हैं, जैसे कि आज के टाइम में आप कैबिनेट मिनिस्टर्स देख लीजिए। और कभी-कभी अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौटिल्य की जो थ्योरी ऑफ अर्थशास्त्र थी, थ्योरी जो दी थी, तो वो आज भी रिलेवेंट है। कैसे रिलेवेंट है आप वो समझाइए। तो फिर आपको समझाना पड़ता है डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेके किस तरीके से जो थ्योरी है वो आज भी रिलेवेंट है। तो उसमें आप ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है एक तरीके का एनालॉजी क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन जो चीजें आज एग्जिस्ट करती है और जो चीजें पहले एग्जिस्ट करती थी। अब देखिए पहले भी एक तरीके से एक टेरिटरी पे रूल किया जाता था, और जो जिसे वो जनपद कहते हैं,
तो आज भी आपको एक डिफाइंड टेरिटरी दी जाती है। उसके अलावा पहले फोर्टिफाइड कैपिटल था, आज भी जो है आपका जो आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर जो एक पार्लियामेंट देख लीजिए, या फिर आप जो है जो पार्लियामेंट के अलावा जो प्राइम मिनिस्टर का जो हाउस होता है, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि एलाइज जो होते हैं, मतलब आज भी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ जो होते हैं दुश्मन होते हैं, कुछ जो होते हैं वो दोस्त होते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंट तरीके की चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जो आज भी जो है कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस रखती है। और यही सारी चीज़ें जो है, यही है जो क्रक्स है सप्तांग थ्योरी का। और जो है लेकिन जब एक और चीज़ बताई जाती है कि इस टाइम पे बेसिकली दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं, जो कौटिल्य है वो बताते हैं किंग और किंगडम, यानी जो राजा है और जो उसका जो साम्राज्य है, ये दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक चीज़ जो डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं आज के स्टेट में और कौटिल्यन स्टेट में, वो ये है कि आज का स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट है। कौटिल्य जो है मोनार्की स्टेट के लिए जो है प्रमोट करते थे। बेसिकली आज का स्टेट सेक्युलर होता है, मतलब जो रिलीजन है और जो रिलीजन जो है और स्टेट जो है वो डिफरेंट रहेगा। रिलीजन स्टेट जो है रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली व्हेन यू टॉक अबाउट इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो बेसिकली कौटिल्य क्या बताते हैं कि जो स्टेट होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है धर्म को प्रोटेक्ट करना। तो वो बताना चाहते हैं कि इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में भी जो है स्टेट का काम है। आज के टाइम पे जो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा स्टेट का काम आपको दिखेगा इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्फेयर, थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा सोशल स्फेयर, थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिक स्फेयर, ठीक है। लेकिन रिलीजियस स्फेयर में जो है क्या कहते हैं, स्टेट जो है कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर कोई भी रिलीजियस चीज़ों में स्टेट पार्टिसिपेट करता है तो बेसिकली वो एक तरीके से असेक्युलर हो जाएगा। तो ये असेक्युलरिटी जो है क्या कहते हैं, इंडियन कंटेक्स्ट में जो है एक्सेप्टेड नहीं है। तो कौटिल्य के स्टेट में तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल थी कि जो है धर्म का प्रमोशन किया जाए। और ऑफ कोर्स ही बात है कि अगर आपको आज के स्टेट के बारे में डिफरेंशिएट करने का मौका दिया जाए, जो स्टेट अर्ली लिबरल्स जो है, जो कि हम क्लासिकल लिबरल्स जिसे हम कहते हैं, वो जो स्टेट के थ्योरी को प्रोपाउंड कर रहे थे, जो मिनिमल स्टेट हो, जो कि वेलफेयर स्टेट ना हो, मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल में इंटरफेरेंस ना करे, वो स्टेट को जो है वो प्रमोट कर रहे थे। बट कौटिल्य ऑन द अदर हैंड चाहते हैं कि एक ऐसा स्टेट हो जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी इंश्योर करे और लोगों का वेलफेयर इंश्योर करे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोगों का वेलफेयर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कौटिल्य, ठीक है। और कौटिल्य ये भी बताते हैं कि अर्थशास्त्र में कि पावर बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन तो वो बताते हैं कि पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पावर अपने आप में एंड नहीं है, बल्कि पावर इट इज़ अ मीन्स टू अचीव एन एंड। और एंड क्या रहेगा, एंड रहेगा लोगों की खुशी, लोगों का वेलफेयर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली जब वो आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट के पास पावर रहेगी तो स्टेट का काम जो है वो क्या है, लोगों की खुशी देखना। आप खुद अगर अगर आप अपने यूपीटी पढ़ा है तो आपको ये कहीं ना कहीं यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिख रहा होगा कि स्टेट के जो काम है वो क्या है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन ग्रेटेस्ट नंबर। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं। और साथ साथ कौटिल्य का जो स्टेट है कि मटेरियल वेलबींग भी इंश्योर करता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। और वो वहां पर स्टॉप नहीं करता, बल्कि सोशल, रिलीजियस और मोरल लाइफ ऑफ द सब्जेक्ट्स को भी इंश्योर करता है। पुअर को भी सपोर्ट करता है, ऑर्फन को भी, एजेड को भी, हेल्पलेस को भी, इनफर्म को भी, प्रेग्नेंट वुमेन को भी और न्यूली बॉर्न बेबीज को भी। तो आज भी आप देखेंगे कि दैट इन द टर्म्स ऑफ व्हेन यू टॉक अबाउट द 21st सेंचुरी, गवर्नमेंट इक्वालिटी इंश्योर करती है, बट साइमल्टेनियसली कुछ जो ऐसे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होती है जिसको स्पेशल केयर चाहिए, उनके लिए गवर्नमेंट जो है स्कीम्स लेकर आती है, whether it is women, whether it is girl child, whether it is a pregnant women or a helpless or an orphan। तो बेसिकली जो स्टेट है वो इक्वालिटी इंश्योर करने के अलावा कुछ जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी हेल्प कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको आज जैसा लग रहा होगा कि इतने सालों बाद हमने जो है क्लीन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया। तो बेसिकली ये अभी कोई न्यू फिनोमिना नहीं है, बल्कि सैनिटेशन और हाइजीन का जो फिनोमिना है ये भी जो है कौटिल्य अपनी बुक में इंश्योर करते हैं। तो कौटिल्य बताते हैं कि हर विलेज और हर सिटी को प्लान करना चाहिए इस तरीके से कि हर एक हाउस का एक डंगिल हो, एक आउटलेट हो। और गार्बेज जो है क्या कहते हैं, रोड पे फेंकना बहुत बड़ा एक ऑफेंस हुआ करता था। और डेड बॉडी को रोड पे फेंकना एक तो बहुत ज्यादा बड़ा ऑफेंस हुआ करता था।
अगर ग्रेन्स में, ऑयल्स में और सॉल्ट में, मेडिसिन में अगर आप अडल्ट्रेशन करते हो यानी मिलावट करते हो तो ये एक बहुत बड़ा पनिशेबल ऑफेंस हुआ करता था। और इसके अलावा जो है उस टाइम पे कुछ इंडस्ट्रीज जो थी वो भी उनको पता थी, और इनफैक्ट जैसे कि आज हम बात करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है इसको हम क्या करते हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, और हम बात करते हैं कि जो स्टेट है वो पब्लिक फंडेड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो उस टाइम पे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हुआ करती थी जो पब्लिक इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, कुछ जो होती थी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। तो कॉटिलियन की स्टेट को हम सोशलिस्ट स्टेट नहीं बता सकते क्योंकि ये पूरी तरीके से स्टेट कंट्रोल नहीं थी, और ना ही हम इसे जो है प्राइवेट बता सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से प्राइवेट भी नहीं थी। तो जो स्टेट हुआ करता था वो मतलब जैसे कि आज के टाइम में आप देखोगे, इंडिया की कंडीशन देख लो, एक मिक्स स्टेट है। मतलब कई कई पर स्टेट ने जो है अपने हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, बेसिकली वहाँ पर स्टेट जो है कंट्रीब्यूट करता भी है, और कहीं कहीं पर नहीं भी करता है जहाँ पर उसको नीड नहीं लगती है। तो बेसिकली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जो है मार्केट फ्री थे, ओपन थे, लेकिन स्टेट को जहाँ इंटरवीन करना था वो करता था, और बेसिकली वहाँ पर मार्केट आर्ट्स भी जो थे वो फिक्स थे। और हम कंक्लूड अगर करें तो हम बता सकते हैं कि जो स्टेट का जो एंड था वो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, बल्कि लोगों को हाईएस्ट डेवलपमेंट करवाना जो है वो उसका एम हुआ करता था। तो आप सोच रहे होंगे कितना अच्छा स्टेट है, इसमें सब कुछ है, धर्म है, मोक्ष है, काम है, अर्थ है, हर चीज है। तो बेसिकली आज का भी स्टेट जो है सिर्फ रिलीजन को छोड़कर बाकी सारी चीजें इंश्योर करवाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका काम ये नहीं होता कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बल्कि उसका काम होता है कि आप जो है पब्लिक फंडेड एजुकेशन दे रहे हो अभी, ठीक है, तो ये भी स्टेट का काम हो गया। आप जो है अगर सब्सिडाइज्ड फूड लेते हो तो वो भी स्टेट का काम है। अगर आप जो है कोई भी चीजें सब्सिडाइज्डली फॉर्म में लेते हो जिसमें स्टेट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करता है, तो वो भी जो है स्टेट का काम है। आप जो है गवर्नमेंट जॉब्स जो है सीक आउट करते हो, ये भी स्टेट का काम है। तो स्टेट जो है आज के टाइम में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो एक सूत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट लाइक द हैप्पीनेस ऑफ द किंग एंड व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर द सब्जेक्ट इज हिज ओन बेनिफिट। मतलब जो राजा है, राजा के हित में, राजा के लिए खुशी की बात वही होगी जो उसके सभा के लिए, जो उसके जो साम्राज्य के लिए, जो उसकी प्रजा के लिए खुशी की बात होगी, और जो उसके लिए वही चीज फायदेमंद होगी जो कि उसके प्रजा के लिए फायदेमंद होगी। तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एक मंत्र है, इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि ये जो है हैप्पीनेस, जो आप यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर वो ले लीजिए। तो बेसिकली जो क्लासिकल लिबरल्स आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट जो है बिल्कुल मिनिमल चाहिए, ये जो एनार्किस्ट आर्ग्यू करते हैं कि हमें स्टेट बिल्कुल नहीं चाहिए, उनसे बहुत ज्यादा अपोजिट हमें जो है स्टेट देखने को यहाँ पर मिलता है। और ये स्टेट जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेक ऑफ ऑर्डर के लिए नहीं हुआ करता था, बल्कि ये पूरी तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हुआ करता था। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा एंड होता है। आई होप सारे आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हो, और क्योंकि लोग मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ट्रिपल आईपीटी नहीं समझ में आ रहा है और ट्रिपल आईपीटी बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आपको इसके चैप्टर के बारे में कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, मैं ज़रूर आपके डाउट सॉल्व करूंगी। और इसके अलावा आई होप आपको उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ 2 मिनट के अंदर कि हमने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस की डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, जिसमें हमने डिस्कस किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो है कॉटिलियर जो है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करते हैं। हमने जो है ऑर्गेनिक थ्योरी की बात की, जिसमें सप्तांग थ्योरी है। जो कौटिल्य की थ्योरी ऑर्गेनिक थ्योरी भी मान जा सकती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी मान जा सकती है। सुपरनीति की जो थ्योरी है वो भी जो है सप्तांग थ्योरी है। उसके अलावा जो आप रामायण और महाभारत में जो देखने को मिलता है आपको, वो आपको डिवाइन ओरिजिन ऑफ थ्योरी देखने को मिलता है। और हमने 3 ब्राह्मण के बारे में पढ़ा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थे इन दिस टाइम। और हमने ये भी पढ़ा कि 3000 बीसी से 2000 बीसी तक के जो एक बहुत अच्छी सिविलाइजेशन चली आ रही थी जिसे हम कहते हैं संहिता एज, जिसमें बेसिकली आपको हड़प्पा और मोहनजोदारो वगैरह सिटीज जो है देखने को मिलती है, जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो गई। और उसके बाद जो ब्राह्मण्स का पीरियड आया जिसमें जो है मोनार्की का स्पेशली आपको रोल देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि स्टेट जो है अशोका के टाइम में किस तरीके से था, वो स्टेट के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो चैप्टर है हमारा जो है इसके साथ फिर फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ स्टडिंग, और जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।